हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी होता है वह सरकार का एक फॉर्म होता है, रूप होता है, स्वरूप होता है, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो शासक जो है उसे जनता चुनती है। इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है इसमें जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो जनता होता है। और जनता चाहता है कि जिसे हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं, एज ए प्रतिनिधि चूज किए हैं, वह मेरे लिए वेलफेयर वर्क करे, मेरे विकास के लिए कार्य करे। ठीक ना। लोकतंत्र का यही डिफिनेशन है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वाज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। अब देखिए क्या है, जो म्यांमार है वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसको जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी रूल है। दोज हु हैपेंस टू बी कंट्रोल द आर्मी, जिसका आर्मी पे नियंत्रण था, द रूलर ऑफ द कंट्री, वही वहाँ का शासक बन गया। डिक्टेटर लाइक पिनाके चिले का शासक है जो डिक्टेटर था, उसको जनता ने नहीं चुना था, तो वह भी मोनार्की का ही एक फॉर्म है। किंग ऑफ सऊदी अरबिया आर चूजन बाय पीपल, मतलब जो सऊदी अरबिया का जो किंग था उससे जनता ने नहीं चुना था। वह इसलिए शासक बना क्योंकि इसका जन्म राज परिवार में हुआ था, रॉयल फैमिली में हुआ था। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, जितने भी शासन व्यवस्था है, जितने भी फॉर्म है रूल्स का, उसमें सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट जो रूल्स सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन, वह कौन है? डेमोक्रेसी। मोनार्की और डिक्टेटरशिप दोनों ही जो है सो अच्छा रूप नहीं है। ठीक ना। इसी प्रकार से अब बात करते हैं पाकिस्तान की। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। यहाँ कहा जा रहा है जो भी डिसीजन ली जाती है सरकार के द्वारा, वह वही सरकार ले जिसे जनता ने चुना है, न कि जनता ने चुना किसी और को है और किसी और का नियंत्रण है। ठीक है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1919। पाकिस्तान में 1999 के अक्टूबर में परवेज मुशर्रफ जो कि सेनापति प्रमुख था, उसने क्या किया, वहाँ की सरकार को निरस्त कर दिया और सत्ता पे अधिकार कर लिया। ही ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, उसने जो लोकतांत्रिक सरकार था उसको गद्दी से हटा दिया। एंड डिक्लेयर्स हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उसने अपने आप को मुख्य कार्यकारी जो है सो देश का घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज द डिजाइनेशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स। बाद में उसने क्या किया, अपना पद को बदल के अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। कैसे बनाया? एंड इन 2002 हेल्ड रेफरेंडम, उसने 2002 में एक रेफरेंडम रखा है ना कंट्री में, और उसके द्वारा उसने 5 साल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को नियुक्त कर लिया। पाकिस्तान मीडिया, जो पाकिस्तान की जो मीडिया जो है, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार जो संगठन है, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटी सेड, और जो लोकतांत्रिक कार्यकर्ता थे, उनका कहना था कि यह जो रेफरेंडम था वह गलत तरीके से जीता गया था, गलत तरीके से किया गया था। ठीक है। इन अगस्त 2002 ही इशू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। 2002 में उसने क्या किया, फिर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को जारी किया। क्यों जारी किया? इसका क्या अर्थ था? According to this orders, president can dismiss the national and provincial assembly. इस रेफरेंडम के आधार इस फ्रेमवर्क ऑर्डर के आधार पर अब राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर सकता था। ठीक ना। द वर्क ऑफ सिविलियंस कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब देखिए, जो सिविलियंस कैबिनेट था, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जिसका चुनाव जनता ने किया था, उसके ऊपर एक कमेटी बना दी परवेज मुशर्रफ ने, जो सेना का प्रमुख था, और उसी के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रहना था। तो क्या पाकिस्तान उसमें 1999 में लोकतांत्रिक सरकार थी? बिल्कुल नहीं थी। ठीक ना। क्योंकि अंतिम अधिकार जनता के पास, चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं थी। ठीक ना। हालांकि उनके पास कुछ पावर था, बट फाइनल पावर्स रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन अंतिम अधिकार जो सेना का अधिकारी था उनके पास था, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, और जो परवेज मुशर्रफ थे वो अंततः मालिक थे। पीपल्स मेनी हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ प्रांतीय और
केंद्रीय सरकार बनी, जनता ने चुना भी, लेकिन जो सरकार जनता ने चुनी उसका अंतिम जो है सो निर्णय नहीं चलती थी। किसकी चलती थी? जिसको परवेज मुशर्रफ ने जिस कमेटी को बनाया था उसी की चलती थी, ठीक है ना। उसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कार्य करना पड़ता था। दिस डिसीजन टेकन बाय आर्मी ऑफिशियल्स, या जो डिसीजन लेता था आर्मी के अधिकारी लेते थे, एंड विथ परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर, एंड नन ऑफ देम वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, जबकि इनमें से किसी का भी चुनाव जनता ने नहीं किया था, ठीक है ना। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स, यह बहुत सारे लोग जहाँ पे तानाशाही शासन चलता है वहाँ ऐसा ही होता है, मोनार्की जहाँ पे राजतंत्र है वहाँ ऐसा ही होता है ना। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वहाँ पे हालांकि सरकार होती है, पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट भी होती है ना, लेकिन जो अंतिम जो शासन व्यवस्था जो का जो अंतिम अधिकार है वो जनता के पास नहीं होता है। इन ए फ्यू कंट्रीज दैट रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे रियल पावर बाहरी देशों के हाथ में होता है, जैसे कि अमेरिका ने इराक पे अधिकार किया था। अमेरिका ने वहाँ की सरकार को पपेट बना रखा था, वहाँ की जनता ने उसे चूज नहीं किया था, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और न ही वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका चुनाव किया था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल्स, इस प्रकार के शासन को जनता का शासन नहीं कहा जा सकता है। इन दिस वे, इस तरह से इन फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, इस प्रकार से अंतिम अधिकार जनता के पास रहना चाहिए या उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेटिव के पास रहना चाहिए जिसे जनता ने चुना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कम्पिटिशन। किसी भी देश को तभी लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है जब उस देश में चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, ताकि जनता इससे चुनाव करती है रियल में वही शासक बने। यहाँ पे बात करते हैं चाइना की, वहाँ पे चुनाव रेगुलर होती है ना, हर एक 5 साल के बाद, एवरी 5 ईयर के बाद, है ना। वहाँ का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस कही जाती है। इट हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो पार्लियामेंट है वही जो है सो वहाँ का जो देश का जो राष्ट्रपति है उसको नियुक्ति प्रदान करता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। चाइना की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कुल मिलाकर 3000 प्रतिनिधि हैं, जबकि भारत में 552 ही है, ठीक है ना, जो कि पूरे चाइना से जीत के आते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग सिलेक्शंस, लेकिन ये जो प्रतिनिधि हैं जब चुन के आते हैं उसके पहले क्या होता है? कैंडिडेट्स नीड टू अप्रूवल्स ऑफ द चाइनीज पार्टी, हर एक सदस्य को चाइनीज पार्टी से मान्यता लेनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था या उस पार्टी से के सदस्य थे, है ना, 8 स्मॉलेस्ट पार्टी एलाइड्स, और चाइनीज पार्टी से कुछ छोटे छोटे 8 पार्टियां भी जुड़ी हुई थी। इट फॉर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड 2002, उन्हीं लोगों को जो है 2002 में जो है चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना में हर वर्ष जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, अब देखिए हम बात करते हैं मैक्सिको की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको 1930 में स्वतंत्र हो गई। मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर, मैक्सिको में चुनाव हर एक 5 वर्ष के बाद होती है वहाँ के प्रेसिडेंट का। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री, हालांकि जब से मैक्सिको स्वतंत्र हुआ कभी भी वहाँ पे डिक्टेटरशिप लागू नहीं हुआ, कभी भी वहाँ मिलिट्री शासन लागू नहीं हुआ। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वन बाय PRI, लेकिन 2002 तक वहाँ पे हर एक चुनाव जो है PRI ही जीत रहा था, जिसका वो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता है। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो विरोधी पार्टियां थी वह चुनाव नहीं लड़ सकती थी, अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, विरोधी पार्टी चुनाव लड़ सकती थी बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो कभी भी चुनाव जीत नहीं पाती थी। PRI वाज नोन एज यूज डर्टी ट्रिक्स एंड विन इलेक्शन, PRI गंदे तरीके से, गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। ऑल दोज हु वाज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स हैड अटेंड्स इट्स पार्टी मीटिंग, जो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे उनको पार्टी की मीटिंग में सम्मिलित होना आवश्यक था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, स्कूल में जो टीचर थे वो पेरेंट्स को बाध्य करते थे कि जो PRI है उसके लिए वो वोटिंग करें। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वाज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन लास्ट मिनट्स, कभी कभी ऐसा भी होता था जब चुनाव होने का समय होता था तो उसके बूथ को अंतिम समय में बदल दी जाती थी। द PRI स्पेंड्स अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द
कंपेंस फॉर इट्स कैंडिडेट। इस प्रकार से PRI था वह चुनाव जीतने के लिए अपने सदस्यों पे काफ़ी धन भी खर्च किया करते थे। इसके बाद बात करेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हमारे लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया गया है और हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन्स का हो, ठीक है ना, या किसी भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का हो, स्टेट का हो। एट प्रेजेंट ऑल अवर्स वर्ल्ड्स एक्सेप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है हमारे पूरे विश्व में अभी लागू है। बट सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड डिड नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन कुछ देशों में, जो विश्व के कुछ देश हैं, वहाँ पे इसे लागू नहीं किया जाता है। Until 2015 तक सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरबिया में वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इथोनिया has made its citizenship rules in such a way that peoples belong to Russian minority find it difficult to get right to vote। अब देखिए एस्टोनिया जो है रूस से अलग होकर बना था, ठीक ना, तो जो रूस के लोग जो वहाँ रह गए उनको नागरिकता प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। इसी प्रकार से फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट इंडियंस फिजियंस। अब देखिए जो फिजी है वहाँ पे बहुत सारे भारत के लोग अंग्रेज काल में वहाँ पे गए थे, तो उनके पास जो है वो उतना अधिकार नहीं है, उनके वोट का मूल्य उतना नहीं है जितना कि वहाँ के स्थानीय लोगों का है। बट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। लेकिन जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे क्या होता है, हर एक लोगों को पॉलिटिकल अधिकार मिलता है, मतलब सबको समान अधिकार मिलता है, जबकि यहाँ ऐसी बात देखने को इन देशों में नहीं मिलती है। इसी बात क्या रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट्स फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेंड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे 1980 में जो गोरे लोग थे उनको स्वतंत्रता मिली। सिंस देन कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ पार्टी। तब से ही वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है जानु पीएफ पार्टी ही चला रही है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी पार्टी ने वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी लड़ी थी, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ी थी, है ना। इट्स लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे, इसका शासक का नाम क्या था, रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। वह जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से वहाँ पे शासन करता आ रहा था। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलर, चुनाव भी रेगुलर हो रही थी। एंड ऑलवेज विन जानु पीएफ पार्टी, और लेकिन हर बार जानु पीएफ पार्टी ही जीत रही थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। प्रेसिडेंट मुगाबे हालांकि प्रसिद्ध थे, लेकिन वो चुनाव जो लड़ते थे वो गलत तरीके से चुनाव लड़कर जीतते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स इन इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स। और इस प्रकार से जब उनकी सरकार आती थी तो वो क्या करते थे, कभी कभी प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको बढ़ा देते थे। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और अपने आप को कम उत्तरदायी पूर्ण बना लेते थे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर्स मीटिंग्स डिसरप्टेड। जो विरोधी पार्टियां थी उनको सताया जाता था, तंग की जाती थी, उनकी मीटिंग को तंग जो है सो रोक दी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जब जनता सरकार के खिलाफ कोई विरोध करती थी तो उनके सभा को अनैतिक घोषित कर दी जाती थी। देयर वाज लॉ दैट लिमिटेड्स द राइट ऑफ सिटीजन्स। इस प्रकार से वहाँ पे ऐसा नियम बना जिसमें जनता के अधिकार को सीमित कर दिया गया, है ना। द प्रेसिडेंट्स टेलीविजन एंड रेडियो वर्स कंट्रोल्स बाय द गवर्नमेंट्स। जो टेलीविजन था और जो रेडियो था उस पर सरकार का नियंत्रण था। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और वहाँ पे सिर्फ सरकार की नीतियाँ ही जो है प्रसारित हुआ करती थी, ठीक है ना। देयर वर्स इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे स्वतंत्र जो है सो आपका क्या था, न्यूज़पेपर थी। बट गवर्नमेंट दो जर्नलिस्ट हु वेंट्स अगेंस्ट इट। लेकिन वह पत्रकार जो सरकार के खिलाफ कुछ लिखता था उसे सरकार परेशान करती थी। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट्स जजमेंट्स दैट्स अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज। अगर कोई जज सरकार के खिलाफ जजमेंट करती थी तो सरकार उसे तंग करती थी। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफिस इन 2017। बहुत सारे जज को उनके पद से हटा दिया गया था। बट नीड द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। लेकिन कोई भी सरकार जो होती है उनको नागरिक का जो कोई भी बेसिक राइट्स या अधिकार है उसे रिगार्ड करना चाहिए। दे शुड बी फ्री थिंक
ताकि वो फ्री स्वतंत्र होकर सोच सके, स्वतंत्र होकर अपने विचार को एक्सप्रेस कर सके और वो अपनी संस्था बना सके, ठीक है ना। एवरी शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना ही आज। जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ठीक है ना। इसमें पहला जो पॉइंट है, लीडर कीप चेंजिंग इन आवर डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, मतलब लोकतंत्र में नेता जो है बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हमारा जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या होती है, जनता किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दे पाती कभी कभी, तो क्या होता है जो है सो फिर से चुनाव होती है। इस प्रकार से नेता बदलते रहते हैं और इस प्रकार से इनस्टेबिलिटी जो है सो हमारी डेमोक्रेसी में उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जैसा कि 1991-93 के बीच में हुई थी, जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। परिणाम उस बीच जो सरकार थी वह अपने सरकार को संभालने में ही लगी रही और उनका ध्यान जनता के विकास पर नहीं जा पाया। तो ये कमियां हैं हमारे लोकतंत्र की। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पावर प्ले, मतलब लोकतंत्र जो है उसमें क्या का मतलब क्या है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। इसमें एन तन प्रकार जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वह चुनाव जीतने का प्रयास करती है और इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, तो इस प्रकार से जो है सो यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोई भी पार्टी एन तन प्रकार चुनाव को जीतना चाहती है, उन्हें नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है, सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है कि हर बात में जो है सो क्या होती है, हर फैसला देरी से होती है। हमारे मोनार्की में क्या होता था, जो राजा होते थे वह कोई भी फैसला बहुत जल्दी क्विक लेते थे, लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है इसमें क्या होती है, बहुत सारे नेताओं से, बहुत सारे लोगों से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बातचीत करनी पड़ती है और इस प्रकार से इसमें क्या होती है, कोई भी जो आपका डिसीजन होता है वह डिले हो जाता है, लेट से डिसीजन होती है। इसके बाद क्या है आपका, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब जो हमारा चुने हुए नेता हैं उनको पता ही नहीं होता है लोगों का हित क्या है। एग्जाम्पल फॉर मुगलसराय क्षेत्र में महेंद्र नाथ पांडे लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो महेंद्र नाथ पांडे गाजीपुर के हैं, यहाँ पे कभी कभार ही आते हैं। वो यहाँ के क्षेत्र में घूमते भी नहीं है कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या को वो नहीं देखते कि उनकी क्या समस्या है, उनको अच्छी तरह पता नहीं होता है। तो ये हर जगह की स्थिति यही है, ठीक है ना। परिणाम क्या होता है आपका, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। परिणाम क्या होता है, इसके चलते जो फैसला लेते हैं हमारे प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो फैसला लेते हैं वो क्या होता है, अच्छा जनता के लिए नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शंस फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। आप देखिए जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, चुनाव होता है और जो चुनाव होता है इसमें काफ़ी खर्च होती है। अगर हमारे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 25 लाख से अधिक खर्च नहीं करना लोकसभा के चुनाव में, तो हमारे जो राजनेता हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर डालते हैं। परिणाम क्या होती है, वह जब चुनाव जीतती है तो बस कमाने से मतलब होता है, जनता का विकास कैसे हो, कल्याणकारी कार्य कैसे हो, वेलफेयर वर्क कैसे हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बस उनको अपना जो खर्च किया उससे मुनाफा करने से मतलब होता है, ठीक है ना। परिणाम क्या होता है, हमारे देश में करप्शन होती है, हमारे देश में भ्रष्टाचार होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग्स। जो सामान्य जनता है उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। इसलिए जो है सो उन्हें कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सो क्या हुआ, आपका आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ में ये हमने आपको तर्क दिया, ठीक। इसके बाद आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के बारे में हम बताएंगे अभी इस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। हेलो व्यूज, हमने पहले आपको बतलाया आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र जो है उसके पक्ष में
आपको जानकारी देंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज अ बेटर गवर्नमेंट्स। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह एक अच्छी सरकार होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यह जो है सो बहुत ही अधिक जवाबदेही होती है जनता के प्रति। इसका हम विस्तार से बताएंगे, अभी आपको समराइज बता रहे हैं। दूसरा इसका विशेषता क्या है पक्ष में, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें जो भी डिसीजन ली जाती है वह अच्छी क्वालिटी की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, कंपेयर किंग के। किंग में एक ही व्यक्ति जो है सो कोई डिसीजन लेते हैं। थर्ड में है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। मतलब जो लोकतंत्र है वह जो है सो उसके पास क्षमता आ गई है। हमारे यहाँ जो विभिन्नता है, अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनके बीच जो है सो जो डिफरेंसेस है, मतभेद है, इसके बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता जो है किसको आ गई है? डेमोक्रेसी को आ गई है, लोकतंत्र को आ गई है। ठीक है ना? उसके अलावा क्या नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हों, गरीब ही क्यों ना हो, उनको सम्मान मिलता है। और नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वह सबसे अच्छा फॉर्म है, रूप है सरकार का, और जो जितने भी रूप है सरकार का, चाहे मोनार्की है, चाहे आपका डिक्टेटरशिप है। क्यों? बिकॉज इट अलाउड अस टू करेक्ट इट्स वन मिस्टेक। क्योंकि वह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसमें अगर कोई गलती होती है डिसीजन लेने में तो उसे सुधार करने की संभावना होती है, जबकि मोनार्की में ऐसी बात नहीं होती है। क्योंकि पहले के राजा कहा करते थे कि भले ही सूर्य जो है सो पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरा जो विचार है वो नहीं बदलेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है सो हमने आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी की समराइज बताई। अब मैं एक एक करके इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज बेटर गवर्नमेंट्स बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है ना? मतलब जो लोकतंत्र है वह एक सबसे अच्छी सरकार का जो है सो क्या है, आपका अच्छी सरकार है। क्योंकि अच्छी सरकार है क्योंकि इसमें जनता के प्रति जो है सो हमारी सरकार जिम्मेदार होती है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेमाइन्स अक्योर्ड इन चाइना ड्यूरिंग 1958-61। चाइना में 1958-61 के बीच में एक बहुत बड़ी अकाल पड़ी थी, है ना? इन दिस फेमाइन्स 3 करोड़ पीपल्स डाइड ऑफ हंगर ड्यू टू फेमाइन। इस अकाल में 3 करोड़ से अधिक लोग जो है सो क्या हो गए? मर गए भूख से, है ना? इन दोज डे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट मच बेटर दैट चाइना। लेकिन इन दिनों जो भारत थी, इसकी जो आर्थिक दशा थी वह चाइना से बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। स्टिल देयर वाज नो फेमाइन इन इंडिया लाइक चाइना। लेकिन इंडिया में इतने सारे लोग नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? इसका क्या कारण था? थर्ड नंबर है, बिकॉज देयर इज नो मल्टी पार्टी सिस्टम इन चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। नो अपोजिशन पार्टी, वहाँ को कोई विरोधी पार्टी नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं है। नो सोशल मीडिया क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना, और कोई भी वहाँ पर सोशल मीडिया वहाँ की सरकार की आलोचना नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चाइना गवर्नमेंट है उनको कोई डर ही नहीं है कि हम अगर हारेंगे चुनाव तो हैं जनता के पास क्या मुंह दिखाएंगे। उनको तो चुनाव जीतना ही जीतना, वहाँ पर तो एक ही पार्टी है, चुनाव का वहाँ सवाल नहीं उठता। इसलिए उनको कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है सो कोई प्रयास जनता के लिए नहीं किया, इसलिए वहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए। अब भारत की बात करते हैं। भारत में क्यों लोग नहीं मरे उतने? क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ एक से अधिक पार्टियाँ होती है और जनता के पास ऑप्शन होता है कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो सरकार जो है सो जो सरकार वर्तमान में है उसको जनता वोट नहीं देगी और वह हार जाएगी। इसी डर से यहाँ की सरकार ने जो है सो क्या किया, जनता के हित के लिए कार्य किया, और इसलिए यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं मारे गए। ठीक है ना? तो थस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डोंट थिंक इट नेसेसरी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ पे जनता से डर ही नहीं होता है कि हमें वो वोट नहीं देगी, है ना? इसलिए जो है उनको जनता से कोई डर नहीं होता। बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इट इज कंपल्सरी दैट रूलर्स पे इमीडिएट अटेंशन टू द नीड ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ पे सरकार जो है उनको जनता के हित का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रखेगी आम जनता का तो क्या होगा, शासक को जनता हटा देगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज द बेटर
गवर्नमेंट्स, एक लोकतांत्रिक सरकार अच्छी सरकार क्यों होती है? बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल, क्योंकि अधिक उत्तरदायी होती है जनता के प्रति फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इस प्रकार से जो है सो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट हमने आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो डेमोक्रेसी है इसमें जो यहाँ पे अनेक प्रकार के जो लोग हैं, उनके जो अनेक प्रकार के विचार हैं, उसके चलते जो आपस में झगड़ा होने की संभावना होती है, इस संभावना को जो है सो दूर करने में जो है हमारे लोकतंत्र जो है वो सक्षम हो गया है। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे, इन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ एनमरस डाइवर्सिटी। जो भारत है यह एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। पीपल ऑफ मेनी कास्ट, यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, है ना? अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अभी इतना ही कहेंगे। रिलीजन्स, अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एंड लैंग्वेज, और बहुत प्रकार के लोग लैंग्वेज बोलते हैं। लाइव हियर, ये सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। एंड ऑल ऑफ देम सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और सभी की अपनी अपनी विश्व को देखने की जो है सो दृष्टिकोण है, किसी का दृष्टिकोण एक प्रकार से नहीं है। देयर इज ऑल्सो डिफरेंसेस इन देयर प्रेफरेंसेस एंड देयर इज ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। इस प्रकार से जो उनके बीच है काफ़ी जो है डिफरेंस है, और इसलिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना अधिक होती है। बट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वही जो है सो इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। और कोई भी जो है सो शासन जो है, चाहे वो मोनार्की है, चाहे वो आपका डिक्टेटरशिप है, कोई भी सक्षम नहीं है। सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कैन लाइव पीसफुली विथ ईच अदर। और इस प्रकार से जो है सो लोकतंत्र में हमारे देश के जो अनेक प्रकार के लोग हैं वो एक साथ मिल के जुल के रहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है आपका? इसके बाद जो है सो आपका डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी है इसमें जो भी डिसीजन ली जाती है, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन ली जाती है वह अच्छा क्वालिटी का होता है ना? वह जो है सो आपका क्या होता है? क्वालिटी अच्छी होती है। वाट एवर डिसीजन आर टेकन इन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर द रिजल्ट्स टू एक्सटेंसिव और वास्ट डिस्कशंस एंड डिबेट्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी आपका डिसीजन लिया जाता है उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर बैठते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, काफ़ी बार करते हैं, और फिर डिबेट भी होती है, तब जाके जो है सो वो डिसीजन लेते हैं। सेकंड क्या है? बिकॉज इन आवर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स ऑल द डिसीजंस टेकन बाय मेनी पीपल्स टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है? जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। सो द चांस ऑफ मिस्टेक आर वेरी लेस, इसलिए जो है सो गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्या है? थस इन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इट टेक ए लिटिल टाइम बट डिसीजन इज बेटर। तो इस प्रकार से जो आपका डेमोक्रेसी है इसमें जो भी डिसीजन ली जाती है, भले ही इसमें समय लगता है, लेकिन जो डिसीजन ली जाती है वह अच्छा होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है वह क्या करता है? नागरिक के सम्मान को बढ़ाता है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन्स का हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, और किसी भी लैंग्वेज का बोलने वाला हो, किसी भी स्टेट का हो, तो सबका जो है सो सबको सम्मान दिया जाएगा। मतलब सिर्फ अमीर को सम्मान नहीं दी जाएगी, जो गरीब है उनको भी सम्मान दी जाएगी। इसलिए हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में पॉलिटिकल इक्वलिटी दिया गया है। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है इसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अब देखिए, फर्स्ट नंबर, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। आप देखिए हमारे संविधान में पॉलिटिकल इक्वलिटी दिया गया है, जिसके द्वारा गरीबों का विकास भविष्य में होगा, क्योंकि हर एक पार्टियां बाध्य होगी, और हर पार्टियों के लिए जो आम जनता, गरीब जनता है, वो क्या है? खुलजा सिम की तरह खजाना है। उसी के द्वारा वह सिंहासन पर बैठता है, सत्ता प्राप्त करता है और मजा लेता है और जो भी करता है। तो इसलिए उनको मजबूरी होकर जनता के लिए कार्य अच्छा करना ही पड़ेगा। हियर इवन द पुअरेस्ट एंड इलिटरेट्स हैव द सेम स्टेटस एज द एजुकेटेड एंड द रिच। यहाँ पे जो गरीब से गरीब लोग हैं और जो अनपढ़ हैं उनको भी वही सम्मान दिया जाता है ना, जो कि आपका एक पढ़े लिखे और अमीर को है दिया जाता है। मतलब हमारे संविधान में, हमारे संविधान की नज़र में एक पढ़ा लिखा और एक अमीर व्यक्ति को जो सम्मान दी जाती है, जस्ट वही सम्मान की बात जो है सो करती है गरीब को देने की और अनपढ़ लोगों को देने की बात करती है। पीपल्स आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ एनी रूलर्स। और इस प्रकार से जो है सो जो लोग हैं वो शासक के अधीन नहीं है ना, बट देयर वन रूलर्स। और इस प्रकार से जो है सो वो खुद ही शासक है, क्योंकि जो जनता है वही शासक को चुनती है, और जनता के लिए अच्छा काम अगर शासक नहीं करती है तो जनता उसे गद्दी से उतार सकती है। इवन दे मेक और मिस्टेक्स दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल्स फॉर देम। इस प्रकार से जनता
भले ही गलती करती है लेकिन उनकी अपनी सरकार है, अपनी खुद शासन करते हैं अपने ऊपर, इसलिए जो है सो गलती होती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका जो लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। हमारे जितने भी गवर्नमेंट्स फॉर्म है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, इसमें सबसे अच्छा डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चुनाव होता है डेमोक्रेसी में, जो शासक है वो जनता करता है, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स वन मिस्टेक। इसके बाद क्या है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन ली जाती है उस डिसीजन को, है ना, कौन लेती है? हमारे यहाँ सरकार लेते हैं, वो सारे लोग मिलकर लेते हैं। तो अगर उसमें गलती हो जाती है तो फिर जो है सो हमारी सरकार उसमें जो है सो क्या करेगी? बदलाव करती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो जनता उसे वोट नहीं देगी। तो इसी में इसी को आगे कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ देयर इज मिस्टेक इन डेमोक्रेसी इट कैन नॉट बी हाइडेंस। हमारे लोकतंत्र में अगर कोई सरकार से, किसी सरकार से कोई गलती होती है तो उसे वो छिप नहीं सकता, वो जनता के पास आ ही जाती है। सेकेंड नंबर है, देयर इज स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशंस वन दिस मिस्टेक्स। अब क्या है, अगर गलती हो गई सरकार के द्वारा तो उसको आम जनता के बीच में क्या होगा? डिस्कशन होगी पब्लिक के बीच में। ऑल्सो देयर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो है सरकार क्या करेगी? उस गलती को फिर सुधार करेगी, डिस्कशन करके फिर जो जनता के हित में जो कानून होगी या लॉ होगी उसको बनाएगी। थर्ड नंबर में, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज इट्स डिसीजन। इसका मतलब क्या हुआ? जो गवर्नमेंट है अपने डिसीजन को बदल सकती है, अदरवाइज द गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन बी चेंज्ड बाय पीपल। नहीं तो सरकार को ही जो है सो क्या करेगी? जनता बदल देगी। बट दिस कैन नॉट बी डन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन यह बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं हो सकती है। अलोकतांत्रिक सरकार, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वह जो मिस्टेक करती है उसमें सुधार नहीं करती है, क्योंकि हमने देखा है मोनार्की के युग में जब राजा हुआ करते थे तो वो क्या बोलते थे? जो हम बोल दिए वो सूर्य की तरह अटल है, सूर्य डूब सकता है लेकिन मेरा विचार कभी भी बदल नहीं सकता है, वो रिजिड रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है सो आपको आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से बताया। अब इसमें और एक छोटी सी पार्ट्स है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आपको बता रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका विस्तृत रूप क्या है। रियल डेमोक्रेसी विल कम इन दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन नीड स्लीप हंग्री स्टोमच। मतलब हमारे देश में लोकतंत्र तभी सही माना जाएगा, मतलब सही मायने में आएगा जब हमारे कंट्री के कोई भी नागरिक जो है सो भूखे नहीं सोए, वो कम से कम भोजन 2 वक्त का उनको मिले, तभी माना जाएगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। दूसरा क्या है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन्स शुड प्ले एन इक्वल रोल टू टेकिंग डिसीजन। मतलब हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन होता है हर एक नागरिक को जो है सो मौका मिले अपने विचार देने का, है ना। इट डज नॉट रिक्वायर जस्ट इक्वल राइट टू द वोट। सिर्फ जो है सो किसी को राजनीतिक जो है सो अधिकार ही मिल जाना ही जो है सो, या वोट देने का अधिकार मिल जाना ही काफ़ी नहीं है। थर्ड क्या है, एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हर एक नागरिक को सूचना का अधिकार मिले। सरकार जो कोई भी नियम बनाती है, कुछ भी करती है, तो वो किस नियम पर आधारित है, ठीक है ना। और बेसिक एजुकेशन सबको मिले, बेसिक रिसोर्सेस, है ना, बुनियादी जो आपका संसाधन है सबको उपलब्ध हो, एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। और इसी प्रकार से बहुत सारी जो है बातें जो जनता का विकास करती है, उनके सम्मान को आगे बढ़ाती है, उनको सम्मान देती है, उनका जो आधारभूत जो नीड्स है उसको पूरा करती है, वो जब पूरा होगी तभी माना जाएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अन्यथा सारा नियम कोई काम का नहीं, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है सो लेके आऊँगा। आप क्लास 9 का जो है सो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन जो है उसके बारे में विस्तार से आऊँगा, ठीक है ना, लेके। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।